नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो अभी क्रैश कोर्स शुरू किया है बीपीएससी 71वीं पीटी के रिगार्डिंग, तो उस क्रैश कोर्स में हमने एंशिएंट लेक्चर अभी कंप्लीट किया है। एंशिएंट लेक्चर में हमने 2-3 लेक्चर कंप्लीट किया है, जैसे स्टोन एज के बारे में, और हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सोसाइटी, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया। और उस लेक्चर में हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। पैरेलली जो हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि पॉलिटी सेक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जीएस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। तो लास्ट में क्या होगा कि जो हड़बड़ी में हम लोग इस चीज़ को क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है, जो हमारा जीएस का पोर्शन है। बाकी करंट अफेयर्स में क्या होता है, वो 1-2 लेक्चर जो लास्ट के जो सप्ताह होगा उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको कंप्लीट करके पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। बाकी आप सेट का प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आप कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं यहाँ से, तो सेट का प्रैक्टिस भी आपको मिलेगा, प्लस गाइडेंस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक्ट्स देख लिया था, चाहे वो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट हो, रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, वो भी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। जिसको लेक्चर आपको मिल जाएगा किस पर, जो चैनल है, आपको कौन सा चैनल है, स्काई एकेडमी 360 के नाम से। प्लस जो हमने जो जो प्रीवियस और एक और लेक्चर हमने किया था, जो आपको मिल जाएगा, वो कल अपलोड होगा। तो वो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, आपको वो लेक्चर हमने डिस्कस किया था जो प्रीवियसली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फॉर्मेशन हुआ था, प्लस बहुत सारे जो एडॉप्शन हुआ था, चाहे वो फ्लैग का, नेशनल फ्लैग हो, चाहे वो नेशनल एंथम हो, नेशनल सॉन्ग हो, नेशनल बर्ड हो, एक्वेटिक एनिमल हो नेशनल का। वो सारा चीज़ हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आपको उसमें डेट इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो एग्जाम पूछा जाता। प्लस ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, कौन कौन से मेंबर थे उसमें, वो सारा चीज हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। और मैंने बताया था कि वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होता। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किया था। तो वो एनालिसिस के बेसिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोर्स को डिजाइन किए हैं, जो कि आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो जुड़े रहिए इससे। तो चलिए आज का जो हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास पॉलिटिक और कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सबसे अगर पहले बात करें आर्टिकल्स के बारे में, तो मैंने कल बताया था आपको, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो कौन सा है, आर्टिकल्स। कौन सा टॉपिक है हमारा, आर्टिकल्स के बारे में। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो क्या होता है कि जो आर्टिकल्स है, अनुच्छेद की जो अगर बात करते हैं, तो उसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, और क्या हो गया आपको फंडामेंटल ड्यूटीज, चाहे अब स्टेट्स देखे, एग्जीक्यूटिव देखे, तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में आपको दिया गया है। तो हमने बात किया था दोस्तों पार्ट्स के बारे में। हमने बताया था जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था, उस समय कितना आर्टिकल्स था, 395 आर्टिकल्स की बात की थी हमने, 8 शेड्यूल्स की बात की थी। और जो पार्ट्स था, आज के समय 25 पार्ट्स है, उस समय मेनली 20 पार्ट था, 20-22 पार्ट्स था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस आज के समय कितना, 25 पार्ट्स है, 448 आई थिंक आर्टिकल्स है, वो आप देख लेंगे। प्लस जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए 12 शेड्यूल्स है। तो ये सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो हम लोग यहाँ देखेंगे अभी, वो क्या हमारा है, पार्ट 1 क्या है, सब्जेक्ट। जो अगर पार्ट 1 की अगर बात करें, जो सब्जेक्ट आपको दिया गया, वो क्या दिया गया, यूनियन और टेरिटरी के बारे में दिया गया। तो आज हम लोग पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा पार्ट्स को याद करने का, शेड्यूल्स को याद करने का। तो क्या होता है, ट्रिक से आपको याद होगा, क्योंकि 25 पार्ट्स आपको याद नहीं होता। और एग्जाम में बीपीएससी क्या करती है आपको, कि पार्ट्स के बारे में पूछ देती है, कि इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट्स को डील करता है, स्टेट कौन से पार्ट को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में। तो इस तरह का बहुत सारा ट्रिक होता है जो आपको याद करना होता है। शेड्यूल्स बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है तो 12 ही शेड्यूल, लेकिन आप वहां पर भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ट्रिक्स भी हम लोग आज यहाँ पर क्या क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग आर्टिकल्स। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, यूनियन और टेरिटरी के बारे में। ये कितना आर्टिकल आपको डिस्कस होता है, 1 to 4। ये 1 to जो 4 आपको आर्टिकल्स है, ये यूनियन और टेरिटरी को क्या करता है, डिस्कस कर, यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको बताता है। फिर पार्ट 2 के आगे हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, जब हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से। अभी हम आर्टिकल्स का संख्या वो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा। तो अगर पार्ट 2 की बात करें, तो ये आर्टिकल 5 से 11 तक ये क्या कहता है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है, कि आपको जो नागरिकता मिलता है भारत सरकार की तरफ से, वो पूरा नागरिकता सिटीजनशिप के बारे में आपको बताता है। फिर जो पार्ट 3 है हमारा, जो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स है। कौन सा आर्टिकल आपको, फंडामेंटल राइट्स है। इसमें देखें तो आर्टिकल 12 में आपको डिफिनीशन दिया जाता है, आर्टिकल 30 में दिया जाता है, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स के अपोजिट जाता है, तो फिर उस लॉ को क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या डिफरेंट हाई कोर्ट द्वारा क्या किया जाता है, उस लॉ को एब्रोगेट किया जाता है, हटा दिया जाता है, नल एंड वाइड क्रिएट किया जाता है। ये जी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये मैं मतलब एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। फिर अगर राइट टू इक्वालिटी की बात करें, उसी में पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स की।
तो अगर राइट इक्वलिटी की बात करें तो आर्टिकल 14 आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ के साथ डील करता है। आर्टिकल 15 प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये भी याद रखना। राइट टू इक्वलिटी क्या है, आर्टिकल 14 टू 18 है। ये एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता राइट टू इक्वलिटी में कितने आर्टिकल्स है। तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ग्राउंड पर आपको किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 16 में क्या है कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आपको किसी तरह का, जो सरकारी नौकरी करते उसी तरह उसमें किसी तरह का क्या हो, एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको किसी तरह का भेदभाव आपसे नहीं होना चाहिए, आप पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिर आर्टिकल 17 की बात करें, इसमें अनटचेबिलिटी के, छुआछूत के बारे में बोला था, किसी इसको एबोलिश किया गया, किसी तरह का अनटचेबिलिटी होता है उसको प्रोहिबिट किया गया, उस पर सख्त कानून भी बनाया गया। आर्टिकल 18 की बात करें, टाइटल्स के बारे में आपको पूरा टाइटल्स दिया गया, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टाइटल्स मतलब कि आप टाइटल्स नहीं लगा सकते, जैसे पहले होता था ना राजा रजवाड़ा का अपना अपना टाइटल होता है, वो टाइटल आज के समय आप नहीं लगा सकते। वो जो हम लोग जाति का जो कास्ट लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, सरनेम जो लगाते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो टाइटल्स के रूप में नहीं आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे आज के समय आप देखते हैं पद्मश्री अवार्ड मिल रहा है या किसी तरह का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो वो सब मिल रहा है, तो उसको हम टाइटल्स की तरह यूज नहीं कर सकते। भले आप है कि अपने जो कार्ड होता है आपका, कोई विजिटिंग कार्ड, उस पर लिखवा सकते हैं, लेकिन आपको मतलब जैसे कोई पोस्ट कार्ड हो गया या किसी तरह का आप कहीं एडमिशन करा, तो उस पर वो चीज़ आप नहीं लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से राइट टू फ्रीडम की बात करें, ये आर्टिकल 19 से कहाँ तक आता है, आपको 22 तक आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इसमें आर्टिकल 19 में आपको प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 20 में आपको जो किसी तरह का आप कन्विक्शन हुए हैं, किसी तरह का आपको मतलब कन्विक्ट हुए हैं किसी भी ऑफेंसेज में, तो वहाँ पर कुछ प्रिवेंशन, कुछ राइट्स दिया जाएगा, कुछ अधिकार दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 21 की बात करें, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 21 में बहुत सारे मतलब कि अनुच्छेद किए गए, प्लस बहुत सारे आर्टिकल्स को भी इसमें फर्दर ऐड किया गया। आर्टिकल 21 में देखें, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक बहुत मतलब कि आज के समय में कुछ भी अगर तरह का सुप्रीम कोर्ट में अगर जजमेंट आता है, उसमें आर्टिकल 21 को क्या किया था, इंक्लूड किया था, क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड होता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर आर्टिकल 21 ए की बात करते हैं, ये अभी ऐड किया गया था आपको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2002 में हुआ था, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 ए। फिर आर्टिकल 22 की बात करें, इसमें आपको किसी तरह का अरेस्ट और डिटेंशन किया गया, तो उसमें आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पर सुरक्षा प्रोटेक्ट किया जाएगा। फिर अगर आर्टिकल हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करें, इसमें कितने आर्टिकल आपको आते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में से 2 आर्टिकल है, 23 एंड 24 है। तो यहाँ पर किसी तरह का ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, किसी तरह का आपको बेगार लेबर का तरह काम नहीं करना पड़ेगा, आपको सैलरी दिया जाएगा, आपको फोर्स लेबर नहीं बना सकता कोई भी इंसान। तो पहले जो होता था ना, आप देखना एंशियंट में स्लेव का कल्चर चलता था कि किसी अगर राज को हड़प लिया कोई भी राजा, तो उसके पूरे वहाँ के जितने भी लोग थे उसको स्लेव की तरह यूज किया था, कोई तरह का उसे मतलब काम करवाया जाता, उसको पैसा नहीं दिया जाता, रेमुनरेशन जो होता वेज नहीं दिया जाता था, तो वो चीज़ इसमें प्रोहिबिट है। और किसी भी तरह से आप जो देह व्यापार है, जो मतलब मेनली आज के समय जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात किया जाता है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, इसमें पूरी तरीके से बैन है। तो ये आपको एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। फिर अगर यहाँ पर देखें आर्टिकल 24, जो मतलब चिल्ड्रन का जो बाल मजदूर है, वो फैक्ट्रीज में या किसी भी तरह का, आप जानते हैं 18 साल से कम के जितने भी बच्चे हैं उसको आपको अगर काम करे तो वो एक बाल मजदूरी के अंदर आता है, जिसपे सख्त कानून है, आपको मतलब जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है। ये सारा चीज इसमें क्या किया जाता है, आपको बताया जाता है। तो आर्टिकल 24 है। फिर इसी तरह देखें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें देखें तो कितना आर्टिकल है, 25 टू 28। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में कितने आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल 25 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस और प्रोपोगेशन के बारे में बताया जाता है। रिलीजन को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, इसमें किसी तरह का आपको रोक नहीं किया जाएगा। कुछ आपको मतलब रेस्ट्रिक्शंस होता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होता है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि प्रैक्टिस प्रोपोगेट आप फ्रीली कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 26 की बात करें हम लोग 26 की, तो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, किसी तरह का अगर रिलीजियस अफेयर्स होता है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, फ्रीली मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 की बात करें तो फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब कि अगर आप कोई भी रिलीजियस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिलीजन को प्रोपेगेट करते हैं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर रिलीजन के नाम पर आप कोई चीज़ करें तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये आर्टिकल 27 में बोला जाता है। फिर आर्टिकल 28 की बात करें दोस्तों, तो इसे बोला था फ्रीडम एज टू अटेंड एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूशन, जैसे आप मदरसा की बात करते हैं या गुरुकुल की बात करते हैं, तो क्या होता है इसमें रिलीजियस एजुकेशन आपको दिया जाता है। इसमें जो उर्दू पढ़ाया जा रहा है या किसी तरह का आपको रिलीजियस एजुकेशन दिया जा रहा है गुरुकुल में, मदरसा में, तो ये एजुकेशन आपको आर्टिकल 28 के अंदर आता है। मतलब रिलीजियस एजुकेशन आप दे सकते हैं, लेकिन अगर वो स्टेट एडेड है, स्टेट के द्वारा फंड किया जाए सरकार के द्वारा, उसमें रिलीजियस एजुकेशन आपको नहीं दिया जाता, वो हम लोग आगे बात करेंगे।
जब फर्दर इस आर्टिकल को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो। यहाँ पर इसलिए मैंने मतलब कि इस चीज़ को लिया है, क्या होता है कि आगे जो डिस्कस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ कम से कम नहीं बताना पड़ेगा, आपको ये पता हो हाँ फंडामेंटल राइट्स में ये सब आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल का क्या होता है कभी कभी डीपली आपसे पूछ दिया था, वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की अगर बात करें दोस्तों, आर्टिकल 29 और 30 इसमें है, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज का इसमें प्रोटेक्शन किया जाता है। 30 में क्या होता है कि अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी से रिलेटेड तो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को आपको प्रोटेक्ट किया जाता है और माइनॉरिटीज अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू कर सकते हैं। फिर अगर देखें आर्टिकल 19 क्लॉज 1F एंड 31, ये आर्टिकल को क्या क्या रिमूव कर दिया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो आर्टिकल था, क्योंकि क्या था कि जब सरकार मतलब जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, मतलब जो भारत आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे मतलब सरकार के द्वारा जमीन को ले लिया जाता था आपको, मतलब तो आप जानते राइट टू प्रॉपर्टी था उस समय, तो लोग जाते थे अब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके केस कर देते थे कि मतलब मेरा ज़मीन सरकार ने ले लिया, मेरा अपना राइट टू प्रॉपर्टी अधिकार है कि मेरा ज़मीन कोई नहीं ले सकता। लेकिन क्या होता था कि सरकार को बहुत सारे काम के लिए ज़मीन आपसे लेना पड़ता है, जैसे किसी तरह का अगर ब्रिज बनाना है, कोई तरह का फैक्ट्री सेटअप करना है, मतलब कोई एक मतलब सरकारी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इसलिए सरकार क्या है इस आर्टिकल को ही हटा दिया वहाँ से। जैसे कि मतलब कि अगर सरकार किसी के लिए रेलवे आपको वहाँ पर सेटअप रेलवे बनाना है, रेलवे ब्रिज बनाना, रेलवे लाइन बनाना है, तो आपसे वो ज़मीन सरकार ले सकते हैं, आप मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब कि केस नहीं कर सकते। तो ये आपको मतलब रिमूवल ऑफ जो प्रॉपर्टी था राइट प्रॉपर्टी को, और इसको क्या किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की तरह इसको ऐड कर दिया गया आर्टिकल 300A में। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर याद करिए, ऐड कर दिएगा पार्ट 20 कितने हम लोग बात करेंगे 12 में। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, 31st अमेंडमेंट हुआ था, मतलब 31 इस दोनों का अमेंडमेंट करके आपको ऐड किया गया। तो ये 31 नहीं था, मतलब अमेंडमेंट था आर्टिकल 31 आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F। फिर अगर उसी तरह से देखें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो हम लोग आगे बात करेंगे रीट्स के बारे में। तो रीट्स में क्या होता है कि मतलब किसी तरह का आपको फंडामेंटल राइट्स आपका वायलेट हुआ है किसी तरह का, तो आप जाके क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं वहाँ आप मतलब। तो ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। तो इसमें क्या होता है आर्टिकल 32 होता है, कौन सा होता है आर्टिकल 32, इसमें क्या आपको रेमेडीज दिया जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। आर्टिकल 33 क्या है कि पार्लियामेंट को होता है किसी तरह का राइट्स को क्या कर सकता है, फोर्सेस के रिगार्डिंग पुलिस के रिगार्डिंग क्या कर सकता है, उस राइट्स को क्या कर सकता है वो चेंज कर सकता है। आर्टिकल 34 क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स। अगर मार्शल लॉ आपको लगा हुआ है किसी तरह का तो उसमें क्या होगा आर्टिकल 34 आपको लगेगा। फिर आर्टिकल 35 क्या है, लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। तो ये सारा जो पार्ट है उसके लेजिस्लेशन करने के लिए ये आर्टिकल आपको दिया गया। जिसे मेनली जो आपको याद रखना है दोस्तों फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 to 35 तक आपको क्या है फंडामेंटल राइट्स में जो पार्ट 3 का पार्ट है, प्लस जो हमारा फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स एक अगर देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पर, जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे, डीपीएसपी बोला जाता है। अगर यहाँ पर बात करें हम लोग इसे शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें आर्टिकल 36 से 51 तक आपको यह पूरा कवर करता है डीपीएसपी। तो इसमें आर्टिकल 36 में क्या जाता है, डिफिनीशन दिया जाता है। फिर आर्टिकल 37 में क्या जाता है, प्रिंसिपल्स कंटेंट टू दिस पार्ट, इसके बारे में एप्लीकेशन दिया जाता है। आर्टिकल 38 में क्या जाता है, स्टेट को क्या करना है, किसी भी तरह का वेलफेयर करने के लिए, लोगों के लिए जो मतलब किसी तरह का वेलफेयर प्रोग्राम निकालने के लिए आपको स्टेट के पास एक पावर होता है। फिर आर्टिकल 39 में क्या होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स पॉलिसी स्टेट के द्वारा यहाँ पर फॉलो करना होता है। आर्टिकल 39 में क्या होता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना गरीब लोगों को। आर्टिकल 40 में क्या होता है, विलेज पंचायत, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको, ये पूछा जाता है विलेज पंचायत किस आर्टिकल के मतलब अंदर आता है, आर्टिकल 40, जिसमें किस सरकार क्या कर सकती है, विलेज पंचायत आपको पंचायत ऑर्गेनाइज कर सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 41 की बात करें, इसमें राइट टू वर्क, एजुकेशनल एंड पब्लिक असिस्टेंस सर्टेन केसेस में। आर्टिकल 42 में क्या है कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ आपको जो मिलता है, जो जैसे मातृ वंदना हो गया, ये सब सारा चीज आपको इसमें दिया जाता है। आर्टिकल 43 में क्या है, लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। आर्टिकल 43A में क्या, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर आर्टिकल 43B में क्या, स्टेट शॉल इंडेवर टू प्रोमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये आर्टिकल अभी ऐड ही किया गया था 43B में, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो याद रखना 43B क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ डील करता है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। इसमें याद रखना 43 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, 40 में आपको क्या है यहाँ पर विलेज पंचायत है। इतना ही चीज आपको इन्फॉर्मेशन इसमें क्या करना, ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें आर्टिकल 44, इसमें आप जानते हैं अभी बहुत ज्यादा न्यूज में यूबीस
यूसीसी, आप जानते हैं अभी उत्तराखंड पहला स्टेट बना जहाँ यूसीसी क्या हुआ, लागू हुआ। बाकी आप गोवा में जानते हैं वो पोर्तुगीज के समय से वो लागू था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर आर्टिकल 45 की बात करें तो आर्टिकल 45 के प्रोविजंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 45 है, जैसे आप देखे होंगे डीप जो फंडामेंटल आर्टिकल 21A था, जिसमें कि आपको 6 to 14 ईयर्स के एजुकेशन चिल्ड्रन के लिए क्या करना है, फ्री एंड कंपलसरी करना है गवर्नमेंट के लिए। उसी तरह से क्या है कि आपको 45 में क्या था कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे आंगनबाड़ी का सिस्टम देखते हैं, चाहे मतलब जो 6 ईयर मतलब छोटे बच्चे का जो आप प्री जो प्राइमरी जो केयर देखते हैं, वो सारा क्या आर्टिकल आपको 45 के अंदर कवर होता है। तो ये सारा आर्टिकल आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। एग्जाम में किसी तरह का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अगर देखें यहाँ पर आर्टिकल 46, आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। आर्टिकल अगर 46 की बात करें तो यहाँ पर प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात किया जाता है। फिर आर्टिकल 47 में क्या होता है, स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और लिविंग, जो न्यूट्रिशन और लीडिंग इंप्रूव, जो पब्लिक हेल्थ की अगर बात करते हैं, हेल्थ को इंप्रूव करने के न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है। फिर आर्टिकल 48 में क्या है कि एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज कर सकता है सरकार। आर्टिकल 48 में क्या, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना, आप सेफ गार्ड करना। आर्टिकल 49 में क्या कि मॉन्यूमेंट्स को आपको क्या करना, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 15 में क्या है कि जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम पूछा भी जाता है। आर्टिकल 50 में क्या होता है कि जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से क्या करना है, यहाँ पर जो सेपरेशन है वो आपको आर्टिकल 50 में दिया गया, किसी तरह का क्या हो, हस्तक्षेप नहीं हो, एक सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में यहाँ बात करता है। फिर आर्टिकल 51 में क्या है कि ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के बारे में यह बताता है, किस तरह से हमें प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस के बारे में। तो ये आर्टिकल 36 से 51 क्या आपका हो गया, डीपीएसपी हो गया। उसी तरह अगर नेक्स्ट देखें पार्ट 4A, पार्ट 3 क्या था हमारा, फंडामेंटल राइट्स था। पार्ट आपका जो 4 था वो क्या था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी था। पार्ट 4A जो है आपका वो क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो अगर देखें यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो मेनली हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको जानते हैं 10 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसको आपको पढ़ना होता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी दोनों पूछ देता है, बोलता है दोनों में से कॉमन या कौन है, तो ये चीज़ आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 5 के बारे में, यूनियन के बारे में। किसके बारे में, ठीक है, हम लोग आगे देख लेंगे जब पूरे पार्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे तब। तो पार्ट 5 का देखें, इसमें यूनियन पूरा इसमें क्या होता है, डील होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट में जितना भी जो काम होता है यूनियन लेवल पर, वो सारा आपको पार्ट 5 में डील होता है। जैसे एग्जीक्यूटिव की बात करें, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अगर पॉलिटिक आपने क्लास किया होगा, पॉलिटिक पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत जी पढ़ा होगा, जो कि एक बाइबल माना जाता है प्रिपरेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर देखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या होता है, वो एक रूल बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस रूल को क्या करता है, वो इंप्लीमेंट करवाता है। तो ये एग्जीक्यूटिव का ये फंक्शन होता है। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया। आर्टिकल 53 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन के बारे में दिया गया। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस तरह से करवाना वो दिया है। आर्टिकल 61 में क्या दिया है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा, कैसे मतलब राष्ट्रपति को हटाया जाए, वो इम्पीचमेंट बोला जाता है उसे, तो वो इम्पीचमेंट के बारे में यहाँ दिया गया है। आर्टिकल 63 में क्या दिया, वाइस प्रेसिडेंट। अभी जानते हैं कि जो हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने अभी रिजाइन किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है। अभी क्वेश्चन तो सेटअप हुआ नहीं होगा, अभी 1 महीना से ऊपर, 2 महीना से, मेनली 1 महीना से ऊपर टाइम है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट का रोल के बारे में। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना 63। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आपको दिया गया, तो आर्टिकल 63 में दिया गया। फिर अगर देखें आर्टिकल 64 के बारे में, ये वाइस प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। फिर आर्टिकल 65 की देखें तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्ट एज ए प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज इज फंक्शन ड्यूरिंग इज कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस। मतलब अगर प्रेसिडेंट किसी तरह की से मतलब अगर छुट्टी ले लेते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, सीट वैकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट का रोल होता है कि उतने दिन वो क्या करना है, प्रेसिडेंट की तरह उनको एक्ट करना है, उनको परफॉर्म करना है। फिर आर्टिकल 66 में देखें तो ये वाइस प्रेसिडेंट का क्या होता है, इलेक्शन होता है। आर्टिकल 72 में जानते हैं पार्डन पावर आपको प्रेसिडेंट को दिया जाता है। आर्टिकल 74 में क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया, जो कि क्या कर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करता है। फिर आर्टिकल 76 की बात करते हैं, ये अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया जाता है। ये एग्जाम में मेनली आपसे पूछा गया था, बीपीएससी का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे, इसलिए मैंने ये आर्टिकल लिया कि एक नज़र में कम से कम आपको क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा। फिर अगर पार्लियामेंट की बात करें, इसे आप सुन भी रहे हैं 2-3 बार, अगर इसे सुन लेते हैं दोस्तों, मतलब सही से अगर आप सुनते हैं, तो फिर क्या होगा, आर्टिकल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं करना होता है, किताब नहीं पढ़ना होता, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एक क्या होता है, सुनने से भी आपको क्या होता है, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। फिर अगर देखें उसी आर्टिकल, हमने पार्ट 5 की बात की है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में,
तो अगर पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 79, इसमें क्या दिया गया आर्टिकल 79 में आपको, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। आर्टिकल 80 में क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा के का कैसे क्या कंपोजिशन होगा। आर्टिकल 81 में क्या है कि हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का क्या कंपोजिशन होगा। आर्टिकल 83 में क्या होगा, हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, ड्यूरेशन, ये भी अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, ये भी आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 83, आर्टिकल 84 में क्वालिफिकेशन आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 85 में सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 86 में राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउस के बारे में बताया जाता है। फिर अगर आर्टिकल 87 की बात करें, यहाँ पर स्पेशल एड्रेस प्रेसिडेंट के जो दिया जाता है, प्रेसिडेंट के बाद मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा जो दिया जाता है उस एड्रेस के बारे में बताया जाए। आर्टिकल 88 में आपको मिनिस्ट्री अटॉर्नी जनरल रिस्पेक्ट टू हाउस के बारे में बताया। आर्टिकल 89 में आपको चेयर डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताया जाता है। 93 में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में। 98 में सेक्रेटरी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। 99 में जो ओथ लिया जाता है मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट, वो बताया जाता है। 805 में 105 की बात करें, पावर्स प्रिविलेजेज, ये सब आपको हाउस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स जो वहाँ पर हैं कमिटीज़ के हैं, वो सारे मतलब उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको एक नज़र कम से कम इसको देना है, देखना है। तो सुपरफिशियली भी आप इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आर्टिकल 108। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 109 डील्स विद स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स जो पास किया जाता है। आर्टिकल 108 जो मनी बिल का, उसमें डिफिनीशन पूरा दिया गया। आर्टिकल 111 में बिल्स को असेंट करने, किस तरह से बिल को मंजूरी दिया जाता है। आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल एस्टिमेट, आप जानते हैं मैंने पढ़ाया था आपको, जो बजट क्लास दिया था बहुत अच्छा से मैंने डिस्कस भी किया था दोस्तों, वो आप लोग जरूर देखें। एक ही क्लास में आपका पूरा बजट एनालिसिस अच्छे से हो जा रहा है। उसमें कोई भी आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो नहीं छूटेगा, ये मैं मतलब आपको एश्योर कर देना चाहता हूँ। तो ये आर्टिकल 112 की मैंने बात किया था, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप जानते हैं कि जो बजट है, वो बजट आपको क्या है, वो किसमें मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं दिया गया। बजट जो टर्म है, जो टर्म क्या यूज किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग अपने मतलब की सुविधा के लिए बजट टर्म यूज करते थे। आर्टिकल 112 में ये चीज ध्यान रखना। 114 में क्या, अप्रोप्रिएशन बिल आपको के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 115 डील्स विद सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स के लिए। आर्टिकल 116 क्या है, वोट एंड अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट के लिए। आर्टिकल 117 क्या है, स्पेशल प्रोविजंस टू फाइनेंस बिल के बारे में। आर्टिकल 119 क्या है, रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस के बारे में। फिर अगर बात करें हम आर्टिकल 120 के बारे में, तो इसमें क्या, लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाएगा, ये आर्टिकल 120 में आपको दिया गया। इस लैंग्वेज पर भी बहुत ज्यादा न्यूज है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, न्यूज के बेसिस पर आपको क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाता है। फिर आर्टिकल 122 की बात करें तो कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स। अगर पार्लियामेंट में किसी तरह का प्रोसीडिंग्स होता है, वहां पर किसी तरह का कोई भाषण दिया जाता है, कोई किसी तरह का क्वेश्चन किया, तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी तरह का वहां पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। देखिए लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर जो प्रेसिडेंट का आप जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर भी होता है, लेजिस्लेटिव पावर भी होता है। तो कुछ आर्टिकल्स आपको ये भी याद रखना है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की दोस्तों यहाँ पर बात करें, आर्टिकल 123 क्या है हमारा, अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123। इट डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या होता है, प्रोमलगेट मींस क्या होता है, जो ऑर्डिनेंस हमने बात किया था इमरजेंसी के केस में, जिस समय दोनों हाउस आपको एक साथ नहीं रहती है या एक हाउस सिर्फ रहती है, उसमें क्या किया जाता है, ऑर्डिनेंस लगाया जाता है। जिस समय स्टेट इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, और ये प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, प्रोमोगेट करने का पावर होता है पार्लियामेंट में। फिर यूनियन जुडिशियरी भी आपको इसी में आ जाए, क्योंकि ये पूरा यूनियन के साथ ही डील कर रहा है। फिर आर्टिकल 124 में क्या, सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट है। आर्टिकल 126 में कि चीफ जस्टिस को किस तरह से आपको एक्ट अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 126 में क्या, एड हॉक जो जज है, एड हॉक जज, जो कि एड हॉक जज में क्या होता है, मतलब कि आपको किसी अगर जज का जरूरत पड़ रहा है, जज का कमी हो गया, तो आप एड हॉक जज है, एड हॉक गेस्ट टीचर होता है, गेस्ट जज की तरह यूज किया, मतलब उसको आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये आपको दिया गया। आर्टिकल 128 में क्या है कि रिटायर्ड जज एज सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया जाता है। आर्टिकल 129 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब वहाँ का जितना जजमेंट्स है उसको क्या करना, रिकॉर्ड करना, कि वही जज फर्दर क्या होता है, वही जजमेंट्स आपको सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है किसी भी तरह का मतलब जजमेंट देने में, किसी तरह का आपको मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। आर्टिकल 131 में क्या है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आर्टिकल 130 में क्या, 32 में क्या, एपिलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि हाई कोर्ट से आपको आता है, अपील करके जो आता है। आर्टिकल 133 में क्या, एपिलेट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से रिगार्ड में, ये हमने देख लिया 122, 132, 133। आर्टिकल 134 क्या है, एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स में, ये सिविल मैटर्स में, ये क्रिमिनल मैटर्स में। आर्टिकल 136 क्या है, आपको स्पेशल लीव अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपको चीज यहाँ पर ध्यान रखना है जो कि मैंने डिस्कस किया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड।
आर्टिकल 137, इसमें क्या है आर्टिकल 137 में रिव्यू और जजमेंट ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकता है। आर्टिकल 140 में क्या है कि जो लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट है वो सब कोर्ट्स पर बाइंड करता है, क्योंकि आप जानते हैं एपेक्स कोर्ट है, सबसे बड़ा कोर्ट है। तो इस कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो जितना भी जजमेंट होता है वो सारे कोर्ट्स पर क्या होता है बाइंडिंग होता है, सारे कोर्ट्स को फॉलो करना होता है, जितने भी कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो। आर्टिकल 143 क्या है, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट होता है कि सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स पर, उनसे सलाह लेने के लिए, पूछने के लिए। आर्टिकल 144 क्या है, सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब जितने भी जुडिशियल अथॉरिटी है, सिविल अथॉरिटीज है, उनको सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पर एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमारा कंट्रोलर एडिटर जनरल, आर्टिकल 148 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में आपको दिया गया। आर्टिकल 149 में ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में आपको दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों, जो आर्टिकल में मेंशन है ना दोस्तों, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल क्या कहता है, बॉडी बोला जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस हमारा अभी हमने पार्ट 5 डिस्कस किया था यूनियन के बारे में, तो यूनियन में जुडिशरी देखा, एग्जीक्यूटिव देखा, लेजिस्लेटिव बॉडी देखा। अब क्या पार्ट 6 के बारे में, तो पार्ट 6 में हमारा क्या आता है, स्टेट आता है। तो पार्ट 6 में जो स्टेट आता है उसमें आर्टिकल 152 टू 237 क्या गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल है, जिसमें एग्जीक्यूटिव भी आ जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर आता है, जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उस कानून को इंप्लीमेंट करता है। फिर इसमें हाई कोर्ट भी आ जाता है, आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट भी आ जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पार्ट 8 में क्या हम लोग डील करते हैं, 239 टू 40, तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में, यूटीज के बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, ये सारा यूनियन टेरिटरीज है आपको। पार्ट 9 के अगर देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, पंचायत के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल से ये पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी और जो अभी पीटी हो रहा है उसमें। और पंचायत से क्वेश्चन आपको ज़्यादा, ये सिलेबस में अलग से मेंशन है पंचायत के बारे में, इसलिए पंचायत हम लोग अच्छे से करेंगे और क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाता है, ये मतलब डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ। फिर अगर देखें आर्टिकल 243 से 243 ओ जो है दोस्तों, ये पंचायत के बारे में आपको बताता है। फिर पार्ट 9 ए जो है दोस्तों, आपको ये आपको 243 पी, ओ के बाद पी से जेड जी तक, ये म्यूनिसिपैलिटी के बारे में बताता है आपको। उसी तरह से 9 बी है जो अभी ऐड किया गया था, 243 जेड एच, जेड जी, जेड एच से 243 जेड जी, ये आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताता है। तो ये चीज आपको तीनों एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना। पार्ट 10 जो हमारा है, ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बताता है। पार्ट 11 जो है, ये आपको यूनियन और स्टेट्स का रिलेशन के बीच का क्या रिलेशन है उसके बारे में बताता है। पार्ट 12 जो हमारा, ये फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स, आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। इसी में देखिए पार्ट 12 में हमारा क्या है, जो राइट टू प्रॉपर्टी आपको हटाया गया था, उस राइट प्रॉपर्टी को आपको क्या किया गया, इसमें ऐड किया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। उसी तरह से हमारा पार्ट जो 13 है दोस्तों, इसमें आपको ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सब सारा चीज इंडिया के अंदर में जो जितना भी ट्रेड कॉमर्स होता है वो सारा चीज इसमें आपको बताया जाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसी तरह से पार्ट 14 की बात करें तो यूनियन और स्टेट के अंदर में जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज के बारे में इसमें क्या किया जाता है, आपको बताया जाता है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, ऑल इंडिया सर्विस हो, या आर्टिकल 312 देख रहे हैं जो आपने तैयारी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा कमीशन होता है। जैसे आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको यहाँ संरक्षण दिया जाएगा, आर्टिकल 3, आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करेंगे, तो आपको किसी तरह का आप रिमूव नहीं कर सकता, सरकार कभी भी आपको हटा नहीं, भले ट्रांसफर किया जाएगा, आपको हटाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मैथड की तरह हटाया जाएगा, मैथड के थ्रू हटाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर उसी तरह से हमारा पार्ट 15 आता है इलेक्शंस के बारे में। ये एग्जाम में पूछा गया था कि इलेक्शंस जो होता है कौन से पार्ट को डील करता है, कौन से पार्ट के अंदर आता है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। वो क्या है, हमारा आर्टिकल 324 है। आर्टिकल जो पार्ट 5 है हमारा, वो कौन सा है, 324 की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको ये चीज यहाँ से पता चल जाएगा। तो आर्टिकल 324 है दोस्तों, इसमें सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, जो आज के समय इलेक्शन कमीशन का बहुत जो रोल है वो न्यूज़ में भी रहता है। जानते हैं कि इलेक्शंस भी मतलब कि होने वाला, अभी बिहार में भी इलेक्शन होने वाला, तो कम से कम इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 324, 325 में क्या आपको, इसमें कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है इंक्लूजन और टू क्लेम इंक्लूड स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, बस इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपसे नहीं होना चाहिए। 326 में क्या है कि जो भी इलेक्शन होगा, मतलब जो आपको वोटर लिस्ट में नाम दिया जाएगा वो अडल्ट बेस्ड सफरेज के सिस्टम पर होगा। आप जानते हैं इसमें 18 साल से ऊपर है, तो आप मतलब क्या एलिजिबल टू वोट है, आप वोट वहाँ पर कर सकते हैं। फिर 329 में क्या है आपको कि कुछ मतलब कोर्ट्स द्वारा कुछ इलेक्टोरल मैटर्स में आपको बार किया जाता है, मतलब मना किया जाता है कि आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर दिया जाता है। फिर जो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, तो इलेक्टोरल मैटर आप जानते हैं अभी भी जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कुछ इलेक्टोरल मैटर्स पर बात किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को मनाही कर दिया, वो भी इस चीज़ पर हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। तो जो संविधान में दोस्तों वो फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो आपको सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो ये भी न्यूज़ में आपको 329 का आपको क्या क्या करना है यहाँ पर याद रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखें
जो कि आपको पार्ट 15 हमने देख लिया, आर्टिकल जो इसमें दिया गया स्पेशल प्रोविजन है सर्टेन क्लासेस के लिए। फिर पार्ट आपको यहाँ पर जो क्या है, ये आपको 16 है 17 है, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में आपको बताया गया। पार्ट आपको अगर 18 की बात करें, इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस की, ये इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इमरजेंसी कौन में आता पार्ट 18 में। उसी तरह से पार्ट 15 में क्या आता है, इलेक्शन आता। पार्ट 19 में आपको मिसलेनियस है, जो भी छूटा गया वो इसमें आपको डाल दिया गया। पार्ट अगर 14A की बात करें, हमने छोड़ दिया पार्ट 14A। तो पार्ट 14A में क्या है दोस्तों, इसमें को ट्रिब्यूनल्स के बारे में, चाहे वो स्टेट ट्रिब्यूनल्स हो, मतलब सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स हो, मतलब बहुत सारा का ट्रिब्यूनल्स होता है। जो बॉडी होता है वो एक जुडिशियल बॉडी के रूप में काम करता है ट्रिब्यूनल, जैसे आप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपने सुना होगा न्यूज़, तो वो सब ट्रिब्यूनल्स आपको इसमें कवर होता है। फिर उसी तरह से आर्टिकल 363 जो है, इसमें बताया गया बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन डिस्प्यूट अराइज सर्टेन ट्रीटीज एग्रीमेंट। तो ये मतलब सुप्रीम कोर्ट का इसमें मतलब हस्तक्षेप नहीं होगा किसी तरह का अगर डिस्प्यूट यहाँ पर अराइज होता है ट्रीटीज एग्रीमेंट्स को लेकर। आर्टिकल 365 में क्या है, इफेक्ट ऑफ फेल्यूर टू कंप्लाई विथ और टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन। तो यूनियन के द्वारा जो डायरेक्शन दिया गया उसको इफेक्ट को फेल्यूर को कंप्लाई करने के लिए आर्टिकल दिया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना आपको पार्ट 20। इसमें क्या है कि अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करने के लिए आर्टिकल 368, आपको जानते हैं कि इसमें अमेंडमेंट किस तरह से किया जाता है, स्पेशल मेजोरिटी या कौन सा मेजोरिटी में, वो आपको बताया जाता है। पार्ट जो हमारा 21 है, इसमें आपको टेम्पोररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल जो प्रोविजंस है वो आपको दिया जाता है। पार्ट 22 में क्या जाता था, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड ये सब चीज़ आपको इसमें बताया जाता है। तो ये हमारा पूरा पार्ट था दोस्तों। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक जो लास्ट हमारा पोर्शन है पार्ट से के बारे में, लेकिन एक हम क्या कहते हैं ट्रिक आपको बता देते हैं। वो ट्रिक क्या है दोस्तों, जो आपको पार्ट्स यहाँ पर याद करना, वो मैं ट्रिक आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो मैं ट्रिक इसी में स्लाइड में देता, लेकिन मैं सोचा कि लिख देता हूँ, उससे क्या होगा आप लोग को ज़्यादा अच्छे से वो रिवाइज हो जाएगा। तो अगर उस ट्रिक की हम लोग बात करें दोस्तों, अगर आप लोग बोले तो मैं ट्रिक दूसरे दिन भी बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी जो मैंने पार्ट्स कंप्लीट किया तो बताना ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें क्या होता है, एक ट्रिक है दोस्तों, अगर ट्रिक की बात करें, इसमें दिखा गया जिसे यू कैन फ्लाई। अगर ट्रिक की हम बात करें, इसमें दिया है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट चाइल्ड, टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम, ऑफ श्याम एंड राम। तो ये इतना हो गया जो पार्ट से, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो इधर भी हम लिखेंगे। श्याम एंड राम फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट, फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू इट सो ओनली, टू इट सो ओनली, टू इट सो ओनली इट मैगी एज टेस्टी स्नैक, टू इट सो ओनली इट मैगी एज टेस्टी स्नैक। तो ये आपको क्या है ट्रिक है इसका, इट मैगी एज अ टेस्टी स्नैक्स। ये ट्रिक है पूरे पार्ट्स को याद करने का। जानते हैं 25 पार्ट्स है आपको, तो थोड़ा सा एक क्या हो जाता है, मतलब दिक्कत हो जाता है याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो यू से क्या आपको यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में आपको बताया जाता है, जिससे क्या हमारा सिटीजनशिप के बारे में। फिर फ्लाई से हमारा क्या है, आपको फंडामेंटल्स राइट्स के बारे में आप देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में इसमें बताया जाता है। फिर डी से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में हो गया, डीपीएसपीस के बारे में। फिर एफ से यहाँ पर फ्रॉम से क्या आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। फिर अगर अब हमने देखा था यूएस, यहाँ पर जो है इससे आपको क्या यूनियन के बारे में बताया गया। फिर आपको यहाँ पर ये देखें, इसमें आपको बताया गया यूनियन के बारे में। और अगर हम आगे देखें यहाँ पर डिस्कस करें यूएस और यूपी के बारे में, तो इसमें यूनियन के बारे में बताया गया यू में, और एस में क्या है स्टेट के बारे में बताया गया। किसके बारे में दिखाया गया, स्टेट गाने। यू में क्या गया, यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। पी में क्या आपको पंचायत के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो पी है क्या आपको यहाँ पर पंचायत के बारे में, मीट क्या है आपको पंचायत से, मीट्स क्या है आपको म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर इसी तरह से अगर चाइल्ड देखे, तो चाइल्ड क्या हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, क्या है ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है। ऑफ क्या हमारा, अगर ऑफ की बात करें यहाँ पर चाइल्ड है, तो ऑफ आपको याद नहीं रखना, बाकी श्याम और राम के बारे में शेड्यूल एंड, ये श्याम क्या आपको शेड्यूल्ड है, और राम क्या है आपको जो दिया गया है यहाँ पर राम आपको रिलेशंस बिटवीन क्या है यूनियन एंड स्टेट। तो वो हमने सारा डिस्कस किया, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो आप वहाँ से देख सकते हैं।
प्लस जो हम लोग और देखे इसमें जो फ्रूट्स के बारे में दिया गया, तो ये आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको एक दो बार देखना पड़ेगा, लेकिन स्लाइड में मैं नहीं दिया हूँ तो फिर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर। अगर फ्रूट्स की यहाँ पर हम बात करें, टेस्टी स्नैक्स, तो ये अगर फ्रूट्स के बारे में बात करें तो फ्रूट्स में क्या आपको फाइनेंस के बारे में बताया जाता है, किसके बारे में, फाइनेंस के बारे में बताया जाता है। अगर टेस्ट की बात करें यहाँ पर तो ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बताया जाता है। फिर अगर स्वीट की बात करें यहाँ पर तो ये सर्विसेज अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में यहाँ बताया जाता है। फिर अगर टू की बात करें यहाँ पर तो टू में आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमने बात किया था ना, अभी ट्रिब्यूनल्स जो था वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में, जैसे एनजीटी हो गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर जो ईट से है, तो ईट से आपको इलेक्शंस याद करना है, क्या करना है, इलेक्शंस याद करना है। एस से स्पेशल प्रोविजंस याद करना, जो स्पेशल प्रोविजंस आपको डिफरेंट क्लासेस को दिया जाता है। फिर यहाँ ओ से क्या करना, ओनली से ऑफिशियल लैंग्वेज याद करना है। फिर आपको ईट से यहाँ पर क्या याद करना है, इमरजेंसी का जो प्रोविजंस है आपको वो याद करना है। फिर जो मैगी है उससे एम से आपको मिसलेनियस याद करना है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एज से है जो अमेंडमेंट याद करना है, इसे क्या है आपको यहाँ पर अमेंडमेंट है, तो ये मैं लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, आप इससे सुनकर भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर अगर टेस्टी की बात करें तो टेम्प्ररी जो मतलब कि कुछ कुछ आपको जो ट्रांजिशन किया जाता है स्पेशल प्रोविजन वो है। प्लस हमारा जो पार्ट सबसे लास्ट में पार्ट 22, उसमें क्या है कि शॉर्ट टाइटल हो गया, कमेंसमेंट हो गया, हिंदी लैंग्वेज को लेकर हो गया, तो वो आपको इसमें दिया गया। तो ये हमारा पूरा एक क्या ट्रिक है। कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स और जो किसके बारे में, डिफरेंट आर्टिकल्स, और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब हम लोग इसका एक अलग सा ट्रिक देखेंगे, तो वो ट्रिक आपको बता दूंगा, इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग शेड्यूल चर्चा करेंगे। तो ये पूरा लेक्चर आपको स्काई एकेडमी 360 पर मिल जाएगा दोस्तों, प्लस हमारा ऐप भी है, और ये हमारा ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस भी है, प्लस यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी माध्यम दोनों में आपको यहाँ पर क्लास करवाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद जय भारत।